रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, 39 और 40 में प्रश्नों के वाक्यों के स्थान पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? खाली जगह। ऑप्शन ए जड़हीन, ऑप्शन बी सजीव, ऑप्शन सी प्राणी या फिर ऑप्शन डी चेतन। ये पूछ रहा है जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या है। जैसे निर्जीव वस्तुओं को जड़ कहा जाता है, तो सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर है चेतन। अर्थात जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमेशा राष्ट्र के खाली जगह प्रहरी बनो। ऑप्शन ए सजग, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन या फिर ऑप्शन डी जग। इसका सही आंसर है सजग। कैसे प्रहरी बनो? सजग प्रहरी, यानी देश को अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो हर समय देश के लिए जागते रहो। सजग, जब भी आपको देश की ज़रूरत पड़े, देश के लिए कैसे प्रहरी बनो? सजग प्रहरी बनो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अपादान कारक का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? पेड़ से सेब गिरे, ऑप्शन बी राम मथुरा से आज ही गया, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। बताइए इसमें अपादान कारक कौन सा है? इसमें अपादान कारक का पहचान क्या होती है? यानी अलगाव होता है। इसमें दो वस्तुओं के बीच अलगाव की भावना होगी। तो इसमें कहाँ अलगाव हो रहा है? पेड़ से सेब गिरे, यानी पेड़ से सेब का गिरना, यहाँ अलगाव हो रहा है। पेड़ से सेब गिर रहे हैं। और दूसरा है राम मथुरा से आज ही गया, यानी राम मथुरा से चला गया, यहाँ भी अलगाव की भावना हो रही है। ठीक है, यहाँ अपादान कारक हो रहा है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है, जहाँ पर अलगाव अगर समझ में आए तो वहाँ कौन सा होता है? अपादान कारक, यानी अलग होना। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबोधन है, क्योंकि हे शब्द लगा हुआ, संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, इसमें संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ। ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन सी कृत्रिम या फिर ऑप्शन डी जटिल। इसका सही आंसर है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम। सात्विक का क्या विलोम शब्द होता है? सात्विक का होता है तामसिक, और कल्पित का होता है यथार्थ, और जटिल शब्द का विलोम शब्द होता है सरल। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण क्या है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी तनिक या फिर ऑप्शन डी गीला। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा या द्रव्यों का माप, नाप तोल आदि, तो ऐसे तौल का पता चले, तो वो कहाँ होता है? परिमाणवाचक, यानी नाप तोल, यानी वजन। जहाँ वजन की अगर वजन दिखाई दे तो वहाँ समझ लो परिमाण की बात हो रही है। यहाँ परिमाण कहाँ हो रहा है? तनिक। तनिक मतलब होता है थोड़ा, 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 बहुत, थोड़ा या अधिक, कम। ये क्या है? सब परिमाणवाचक है। 5 किलो, 2 किलो, ये क्या सब परिमाणवाचक। मीठा क्या है? मीठा क्या है? ये गुणवाचक है। ठीक। पश्चिमी दिशाएं भी किसमें आती हैं? गुणवाचक में। और गीला भी ये गुण है, ये भी गुणवाचक है। तो इसमें परिमाणवाचक कौन सा हुआ? तनिक। तनिक मतलब थोड़ा सा, परिमाणवाचक विशेषण हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ऑप्शन ए राधा कल घर गई, ऑप्शन बी शायद कल रवि आ जाए, ऑप्शन सी तुम घर कब जाते हो, ऑप्शन डी राजा मिल गया था। भविष्यत काल की बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर में। तो इन फ्यूचर की बात कर रहा है, शायद कल रवि आ जाए, तो ये भविष्यत काल की बात कर रहा है।
राधा कल घर गई, वो तो कंप्लीट हो गया, तुम घर जाते हो, वर्तमान की बात कर रहा है। राजा मिल गया था, ये भी पास्ट टेंस यानी भूतकाल की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शायद कल रवि आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ इस शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बाघ प्लस इस, ऑप्शन बी बाघ प्लस इस, ऑप्शन सी बाघ प्लस इस, या फिर ऑप्शन डी बाघ प्लस इस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाघ प्लस इस। जो आधा ये हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, ये भी ये सी गलत है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है का के नीचे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बाघ प्लस इस। इसमें संधि कौन सी होगी? ये होगी व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाएक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। एकाएक में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान होती है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसमें और समस्त पद अव्यय का काम करे तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। और कर्मधारा में क्या होता है? कर्मधारा में विशेषता होती है, विशेषण हुआ एक उसमें। तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है, यानी कारक चिन्हों का लोप होगा। और द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे और योजक चिन्ह का लोप होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वत्स्य, ऑप्शन सी पिया, या फिर ऑप्शन डी मयूर। तद्भव अग्नि, ये आग का तत्सम शब्द है अग्नि। वत्स, वत्स का मतलब होता है ये बेटा। बेटा कैसा शब्द है? ये तद्भव है, लेकिन बेटा तद्भव है, ये तत्सम हो गया वत्स। मयूर का मोर, यानी मोर शब्द का तत्सम हो गया मयूर। और आग का हो गया तत्सम अग्नि। और ये क्या है? ये तद्भव है पिया। पिया का होता है तत्सम, अगर पूछे जाए तो होता है प्रिय। प्रिय प्राण प्यारे पिया जी, है ना? क्या ये पिया क्या शब्द है? तद्भव है। और अगर तत्सम पूछा जाए तो होता है इसका प्रिय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिया। ये कैसा तद्भव शब्द होते हैं मतलब एक अशुद्ध वाले शब्द, और तत्सम शब्द होते हैं शुद्ध शब्द होते हैं। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सीख, ऑप्शन बी सखी, ऑप्शन सी साक्षी, या फिर ऑप्शन डी साक्षी। साखी शब्द का तत्सम मतलब शुद्ध रूप है साक्षी। जहाँ भी 6 क्षेत्रीय अगर समझ में आ जाए तो 90% वहाँ तत्सम शब्द ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी सूर्यतनया, या फिर सभी। इसका सही आंसर है सभी। कालिंदी भी है, अर्कजा भी है, सूर्यतनया भी है। और जैसे भानुजा, रवि तनया, सूर्य तनया, ये किसके सब पर्यायवाची? सब यमुना के। क्योंकि अर्क मतलब ये होता है सूर्य की पुत्री यमुना, सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री तनया, सूर्य की पुत्री यमुना, अर्थात ये सभी किसके हैं? यमुना के ही पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए हस्ताक्षर, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी प्राण, या फिर ऑप्शन डी वर्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्षा। क्योंकि हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उसने हस्ताक्षर किए तो क्या हो गया? बहुवचन। प्रभु जी के दर्शन हुए, दर्शन क्या हुआ? ये बहुवचन में हुआ प्रयुक्त। प्राण को कैसे यूज करेंगे? उसके प्राण पखेरु उड़ गए या उसके प्राण निकल गए, तो ये भी बहुवचन में प्रयुक्त हुआ। लेकिन एक वचन में वर्षा शब्द का प्रयोग हर समय एक वचन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द बताइए। दूसरा अनेकार्थी शब्द बताइए। एक तो अंक माने होता है अक्षर, और दूसरा अंक क्या अर्थ होता है बताइए। ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी उदासी, या फिर ऑप्शन डी कमी। अंक का अर्थ होता है गोद। एक तो अंक का अक्षर हो गया और दूसरा अंक का अर्थ हो गया गोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के समान आँखों वाली
वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मयूराक्षी, ऑप्शन बी मृगनयनी, ऑप्शन सी मीनाक्षी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मीनाक्षी। मीनाक्षी मतलब होता मीन, मीन मतलब होती मछली, मीन जैसी आँखों, मीन जैसी आँखों वाली, मीन मतलब मछली के समान आँखों वाली को बोलते हैं मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी आभारी या ऑप्शन डी ऋणी। किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ। किए हुए उपकार को न मानने वाला अगर लगा होता तो इसका आंसर हो जाता कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन सी दुश्मनी निकालना या फिर ऑप्शन डी दीनता प्रकट करना। इसका सही आंसर है ईर्ष्या से जल उठना। देखा होगा ईर्ष्या से जल उठना, जब भयंकर गुस्सा आती है ना किसी के प्रति, ईर्ष्या जलन की भावना, तो कलेजे पर सांप, उसको नींद नहीं आएगी। कलेजे पर सांप लौटना मतलब इधर उधर करवट बदलेगा, नींद नहीं आएगी, उसी की ध्यान आएगी। तो क्या ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होगा। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए तवे की रोटी, ऑप्शन बी सभी एक समान, ऑप्शन सी सभी श्रेष्ठ या फिर ऑप्शन डी रोटी के प्रकार। इसका सही आंसर है सभी एक समान, क्योंकि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी मतलब सभी एक समान। इसका सही अर्थ क्या है, सभी एक समान। सही अर्थ, सही शब्द छांटिए, मतलब जो सही लिखे हुए हैं उसको छांटना है। ऑप्शन ए अनिष्ट, ऑप्शन बी अनिष्ट, ऑप्शन बी अनिष्ट या फिर ऑप्शन डी अनिष्ट। सही शब्द कौन सा है, अनिष्ट। नेक्स्ट प्रश्न, अब इसमें क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ऑप्शन बी तुलसी की कविता माधुर्य गढ़ प्रधान है, ऑप्शन सी तुलसी की कविता में माधुरतापन है या फिर ऑप्शन डी तुलसी की कविता में कविता मधुराई से पूर्ण है। कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुलसी की कविता में माधुर्यता है, ये शुद्ध वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। शब्द में पहले कहाँ उपसर्ग लगाए जाते हैं और प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में। तो पराक्रम में कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग है। ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी पा या फिर ऑप्शन डी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परा। पराक्रम क्या होता है। इस प्रकार 58 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी परा उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, बुलावा में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए वा, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आवा या फिर ऑप्शन डी अवा। बुलावा, इसका सही आंसर है आवा। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रति किसका स्थायी भाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी रसों के स्थायी भाव याद होने चाहिए। ऑप्शन ए भक्ति रस का, ऑप्शन बी बीभत्स रस का, ऑप्शन सी शांत रस का या फिर ऑप्शन डी श्रृंगार रस का। रति, बताइए भक्ति रस का क्या होता है। भक्ति रस का होता है अनुराग, अनुराग या भगवत विषयक। ठीक। बीभत्स रस का होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। इसमें कैसी बातें होंगी, घृणा वाली बातें होंगी। शांत तो क्या क्या होता है, शांत का होता है निर्वेद, ज्ञान की बातें होंगी इसमें। और श्रृंगार का होता है रति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी अकाल, ऑप्शन सी तलवार या फिर ऑप्शन डी अश्नम। अगर कोई शब्द समझ में न आ रहे तो उसका हम लोग
वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाए कि ये बस शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो तलवार ऐसा शब्द है, वो स्त्रीलिंग है, उसकी तलवार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, तलवार। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़ें इसको। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान। बताइए इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी वरवय या फिर ऑप्शन डी सोरठा। बताइए बताइए क्या होगा? या कॉमा होना चाहिए, कॉमा लगा होना। तो पहले तो हम इसकी मात्राएं याद करते हैं। 1 2 2 4, इसकी सी पर 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्राएं, तो 1 2 2 4 2 6 7 2 9 10 11 12, यहाँ तक 12 मात्राएं हो गई। अब यहाँ कॉमा लगा होना चाहिए, यहाँ पर 2 और 1 3 4 2 6 और 1 7। तो इस तरीके से 12 और 7 ये है विषम चरण, और ये विषम चरण, ये हो गया सम चरण। दोनों की मिलाकर मात्राएं हो गई 19। तो 12 विषम चरण में और 7 सम चरण में, यानी ये होता है अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद तो ये किस में होता है? 12 और 7, 12 होनी चाहिए विषम चरण में और 7 होती हैं सम चरण में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वर्वय। वर्वय की ये पहचान, इस तरीके से उसको याद कर लें, क्योंकि दोहा हो नहीं सकता। दोहा का होता है, दोहा में क्या होता है? दोहा में होता है 13 11, 13 मात्राएं और 11 मात्राएं। और दोहा का उल्टा होता है सोरठा, 11 13, और रोला का भी यही होता है 11 13। ठीक, तो 12 और 7, 12 मात्राएं और 7 मात्राएं किसमें होती हैं? वर्वय में। इसको याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ आए बंठन के, मेघ आए बंठन के संवर के, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ई मानवीकरण, ऑप्शन बी श्रेष्ठ अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार या फिर ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। मेघ आए बंठन के समर के, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मेघ कोई बंठन के समर के अच्छे कपड़े पहन के बिल्कुल दूल्हे के समान आए। तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे उसमें मानवीकरण अलंकार हो रहा है, जैसे मानव का भाव हो रहा हो। तो कौन सा यहाँ हो गया? मानवीकरण, क्योंकि शेष श्लेष अलंकार हो नहीं सकते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है कि शब्द तो एक आएगा, एक शब्द आएगा, लेकिन अर्थ अनेक होंगे। शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो जो सुबरन है शब्द, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, तो सुबरन का यहाँ अर्थ क्या है? सुबरन का अर्थ क्या क्या हो सकता है? कभी व्यभिचारी चोर, कभी सोच रहा है कि अच्छे शब्द मिल जाएं, तो सुबरन का अर्थ क्या हुआ? अच्छे शब्द भी हो गए। कभी व्यभिचारी, व्यभिचारी कह रहा है कि सुबरन, सुबरन का मतलब होता है कि अच्छी सुंदर सुंदर रूप वाली स्त्री मिल जाए। व्यभिचारी ये सोच रहा है, तो उसके लिए सुबरन वही हो गया, वही सोना हो गया। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, और चोर के लिए तो सोना हो ही गया, चोर के लिए सोना। इस प्रकार सुबरन के अर्थ यहाँ 3 हो गए। कवि के लिए अच्छे शब्द हो गए, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री हो गई, वही सुबरन हो गया, सोना हो गया उसके लिए, और चोर के लिए तो सोना है ही। ठीक है, तो एक शब्द के लिए एक शब्द हो और वहाँ अर्थ अनेक हों, तो वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में ये होता है कि यहाँ तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे तुलना कैसे की जाएगी? जैसे मुख के समान, मुख के समान, मुख क्या? मुख सूर्य के समान तेज है। मुख जो है, मुख सूर्य के समान तेज है। जैसे मुख है जो सूर्य के समान तेज है, मुख सूर्य नहीं है, लेकिन कह रहा मुख है हमारा, जो आपका मुख है वो सूर्य के समान तेज है। तो यहाँ तुलना की जा रही है, उपमा की उपमा दी जा रही है। किसको? सूर्य के समान उपमा दी जा रही है। और अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास में ये होता है कि शब्द, जो अक्षर होता है बार बार रिपीटेशन में आता है। अनुप्रास में क्या होता है? जब कोई शब्द, जब कोई अक्षर की बार बार रिपीटेशन में आए तो वो क्या होता है? वो अनुप्रास अलंकार। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है?
चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो उसमें क्या होता है कि चा शब्द का जो बार बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है चा शब्द का, तो यह कौन सा अलंकार होगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है 64 और 65 में क्या है? खाली स्थान है, उसको भरना है। जिसका उपचार संभव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साध्य, ऑप्शन बी अलभ्य, ऑप्शन सी असाध्य या फिर ऑप्शन डी असाध्य। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है असाध्य। कहा जाता है कि ये तो असाध्य बीमारी है, जैसे जैसे एड्स है और कैंसर हुआ, टीबी हुआ, ये कैसी बीमारी है? असाध्य बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तलहटी, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी आदित्यका या फिर ऑप्शन डी उपत्यका। इसका सही आंसर है आदित्यका। अगर ये पूछा जाता पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, अगर पहाड़ के ऊपर की ना पूछी जाती, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि पूछी जाती, तो इसका सही आंसर हो जाता अपना क्या? उपत्यका। लेकिन पूछा क्या गया है? ऊपर की समतल भूमि, नीचे की नहीं, ऊपर की समतल भूमि के लिए सही आंसर है आदित्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 और 67 में क्या लोग बताना है? मुहावरे का अर्थ बताना है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। ऑप्शन ए पानी में गोता लगाना, ऑप्शन बी पानी में डूबना, ऑप्शन सी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन डी मेहनत नहीं करना। बताइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मतलब इसका है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जो लोग अभी सोच रहे होंगे कि भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी, कि पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, अभी आचार संहिता लग जाएगी, सरकार चली जाएगी, तो वो ये मान के चलो वो अपने भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मतलब इसका ये है कि आप परिश्रम करते रहिए, आप जो है परिश्रम करते रहिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे नाथ न पीछे पगहा। ऑप्शन ए काम करने पर उतारू होना, ऑप्शन बी एक काम से दूसरा काम होना, ऑप्शन सी अपनी बुराई न देखना या फिर ऑप्शन डी किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा। कुछ लोग, गांव के लोग कहते होंगे आपसे कि आगे नाथ न पीछे पगहा। क्यों? क्योंकि किसी तरह की जिम्मेदारी आपकी अभी नहीं है, अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अभी किसकी जिम्मेदारी है? अपने गार्जियन की जिम्मेदारी है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं क्या है इस बच्चे को, आगे नाथ न पीछे पगा, घूम रहा है आवारा। तो किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, उसको कह सकते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 68 और 69। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं। ये सभी को पता होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? ये हमें बिना ऑप्शन के याद होना चाहिए। ऑप्शन सामिस, सामिस का तुरंत निरामिष, ऑप्शन डी निरामिष पे ही टिक होना चाहिए। 3 ऑप्शन में देखेंगे नहीं, एलिमिनेट होना चाहिए तुरंत। ऑप्शन डी निरामिष, इस तरीके से याद होना चाहिए। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए चिड़ी, ऑप्शन बी चिड़ियाँ, ऑप्शन सी चिड़ियाँ या फिर ऑप्शन डी चिड़ियाँ। 3 ऑप्शन ये दोनों गलत ही है, क्योंकि इनकी बर्तनी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन सी है जो इसकी बर्तनी शुद्ध है, चिड़िया होता है। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्क और इंद्र। अर्क का मतलब होता है इंद्र, एक तो होता है अर्थ, और दूसरा अर्थ पूछ रहा है क्या है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, अर्क, अर्कजा, सूर्यजा, ये किसके पर्यायवाची थे? अभी मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन बोला था। अर्क का मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी वर्ण या फिर ऑप्शन डी अनाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूर्य। अर्कजा, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्कजा, मतलब अर्क मतलब सूर्य। किसको, किसके पर्यायवाची थे? ये यमुना के पर्यायवाची थे, कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है?
बताइए, ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी भ्रम, ऑप्शन सी श्रम या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रम। कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? बताइए, आपको बताना है विधेय विशेषण। पहले ये बताइए विशेषण, एक तो विधेय विशेषण हो गया और दूसरा होता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण की पहचान क्या होती है? विधेय विशेषण में क्या होता है कि विशेष्य के बाद तुरंत विशेषण आएगा। विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष्य के बाद अब विशेष्य क्या होता है? जैसे लोमड़ी, नौकर और व्यक्ति और भाषा, ये क्या है सब? ये विशेष शब्द है। ये क्या है सब? विशेष। विशेष विशेष क्या होते हैं? मतलब संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द क्या होते हैं? लोमड़ी क्या है? संज्ञा शब्द है। ये कैसा हो गया? विशेष हो गया। अब जैसे वह है चतुर लोमड़ी है, अब चतुर शब्द क्या हुआ? ये हो गया आपका विशेषण। ठीक, ये हो गया विशेषण। ईमानदार विशेषण हो गया। बूढ़ा क्या हो गया? ये भी विशेषण हो गया। गुजराती ये भी विशेषण हो गया। कैसी भाषा है? गुजराती भाषा है। भाषा क्या हो गई? ये विशेष हो गई और ये गुजराती क्या हो गई? विशेषण हो गया। ठीक, अब मैंने कहा कि विधेय विशेषण की पहचान ये होती है कि पहले विशेष आएगा फिर विशेषण आएगा। लेकिन उद्देश्य में क्या होता है कि उद्देश्य विशेषण में ये होता है कि पहले क्या आएगा? विशेषण आएगा, उसके बाद विशेष आएगा। तो इसमें देखिएगा विधेय विशेषण कौन सा होगा। विधेय विशेषण का मतलब होता है पहले आएगा विशेष फिर विशेषण। तो पहला नौकर क्या हो गया? विशेष। और ईमानदार क्या है? ये विशेषण है। तो विशेषण इसमें बाद में आया है। जिसमें विशेषण बाद में आए तो उसे बोलते हैं विधेय विशेषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारा पहला नौकर ईमानदार था। तो ये कैसा हो गया? विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए पुन, ऑप्शन बी पुर, ऑप्शन सी पुनर या फिर ऑप्शन डी पूर्ण। इसका सही आंसर है पुनर, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं। पुनर प्लस लेखन। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद पूछा जाए पुनर्लेखन का, तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद पुनः प्लस लेखन। पुनः प्लस लेखन आ जाएगा, क्योंकि पुनर्लेखन का संधि विच्छेद पुनः प्लस लेखन, यहाँ संधि होगी विसर्ग संधि। लेकिन ये नहीं पूछा गया, संधि नहीं पूछी है, पूछा गया उपसर्ग। तो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी पुनर प्लस लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द बताना है, यानी शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन ए सत्तू, ऑप्शन बी हल्दी या फिर ऑप्शन सी उबटन या फिर ऑप्शन डी हरिद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरिद्रा, क्योंकि हरिद्रा ये हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। हल्दी शब्द क्या है? ये तद्भव है और हरिद्रा क्या है? ये तत्सम है। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए खलनायक, ऑप्शन बी भ्रष्ट नायक, ऑप्शन सी अधिनायक या फिर ऑप्शन डी सहनायक। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिनायक, क्योंकि राष्ट्रगान आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रगान में आता है जन गण मन अधिनायक जय है। अधिनायक जय है मतलब ये होता है, अधिनायक का मतलब होता है कि आप सर्वे सर्वा हैं, आप खुद में निर्णय लेने में सक्षम हैं। ये किसी विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ अधिनायक शब्द का होता है अर्थ अपना राष्ट्रगान में अपने भारत से। भारत देश अपना खुद में इंडिपेंडेंट है, ये किसी का डिपेंडेंट गुलाम देश नहीं है, ये अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम है। तो यहाँ कह रहा है कि जनगण मन अधिनायक जय है, मतलब अधिनायक मतलब खुद निर्णय लेने में, जो भी निर्णय लेगा अपना भारत ले सकता है। तो यहाँ सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अधिनायक। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ